अब मैं यहाँ आ गई हूँ। तेरी मनमानी अब नहीं चलेगी। तुझे मैं मिट्टी मिला दूंगी। गांव की तीसरी लड़की भी आज रात गायब हो गई और हैरानी की बात यह थी कि तीनों केस की फाइल पर एक ही साइन था, एसपी का। डीएसपी ने गुस्से में पूछा, हर बार रिपोर्ट बंद क्यों की गई? एसपी मुस्कुराया, क्योंकि कोई सबूत नहीं मिला। डीएसपी ने फाइल टेबल पर पटकी, यह सबूत छुपाया गया है। और उसी पल बाहर से खबर आई, चौथी लड़की भी लापता है। चली जा यहाँ से, तुझे कुछ नहीं मिलेगा। इस इलाके में सिर्फ मेरा राज चलता है, समझी? रात का सन्नाटा पूरे गांव पर ऐसे पसरा था जैसे किसी ने समय को रोक दिया हो। दूर खेतों से आती ठंडी हवा सूखी पत्तियों को सरसराती हुई गलियों में घूम रही थी। आसमान में आधा चांद टंगा था, जिसकी फीकी रोशनी कच्चे रास्तों पर बिखर रही थी। गांव के बाहरी छोर पर एक छोटा सा घर था। उस घर के अंदर 15 वर्षीय रानी पढ़ाई कर रही थी। अगले दिन उसका बोर्ड का पेपर था। वह डॉक्टर बनना चाहती थी। उसकी किताबों में रंगीन मार्कर लगे थे, सपनों से भरे पन्ने। सो जा बेटा, बहुत रात हो गई, उसकी माँ ने दरवाजे से कहा। बस 10 मिनट और अम्मा। माँ मुस्कुरा कर चली गई, लेकिन वह 10 मिनट कभी पूरे नहीं हुए। रात के लगभग 2 बजे घर के बाहर एक गाड़ी धीरे से आकर रुकी। दरवाजा बिना आवाज के खुला और कुछ ही पलों में रानी गायब थी। सुबह जब उसकी माँ उठी, बिस्तर खाली था, खिड़की आधी खुली थी और घर में एक अजीब सी ठंडक फैल चुकी थी। माँ की चीख गांव में गूंज उठी। रानी, गांव में यह तीसरी लड़की थी जो पिछले 2 महीनों में यूं ही गायब हुई थी। हर बार एक ही कहानी बनाई गई, भाग गई होगी किसी के साथ, लेकिन इस बार कुछ अलग था। उसी दिन दोपहर में एक सरकारी जीप गांव में दाखिल हुई। गांव के बच्चे भागते हुए देखने लगे। बुजुर्ग चौपाल से उठ खड़े हुए। जीप में थी डीएसपी आराध्या सिंह। उन्हें एक दमदार पुलिस अफसर माना जाता था। वो जीप से उतरी, कड़क वर्दी, तेज नजरें, आत्मविश्वास भरी चाल। वह इसी गांव की बेटी थी। कभी यहीं की पगडंडियों पर नंगे पांव दौड़ी थी, आज उसी गांव में कानून की ताकत बनकर लौटी थी। लेकिन उसका स्वागत मुस्कान से ज्यादा सवालों से हुआ। कुछ चेहरों पर गर्व था, कुछ पर डर, और कुछ असहज थे, और कुछ सोच रहे थे, पता नहीं अब इस गांव में क्या होने वाला है। वो सीधी थाने पहुंची। थाने का माहौल भारी था। पुरानी लकड़ी की मेज, दीवार पर टंगा धूल भरा कैलेंडर और फाइलों के ढेर। आराध्या ने पहली फाइल उठाई। लिखा था लापता रानी। आराध्या ने फाइल पर ही रिपोर्ट में लिखा था संभावित प्रेम प्रसंग, स्वयं घर छोड़ा। आराध्या ने आगे जो लड़कियां लापता हुई थीं, उसकी फाइल भी पढ़ी। उसमें भी लिखा था संभावित प्रेम प्रसंग, स्वयं घर छोड़ा। आराध्या चौंक गई और बोली, ये क्या हो रहा है यहाँ? कोई कुछ बोलेगा? तभी पीछे से भारी कदमों की आवाज आई। जिला पुलिस अधीक्षक विक्रम चौहान, लंबा कद, तेज निगाह और होठों पर हल्की मुस्कान जिसमें आत्मविश्वास से ज्यादा अहंकार था। विक्रम बोला, मैडम, ये गांव है, यहाँ ऐसी बातें होती रहती हैं। उसने सहजता से कहा। आराध्या ने शांत स्वर में पूछा, 3 लड़कियां 2 महीने में? विक्रम बोला, भागकर शादी, आम बात है। उसकी आंखों में एक ठंडापन था। फिर वह थोड़ा झुका और धीमे स्वर में बोला, मेरी आपसे सलाह है, ज्यादा गहराई में मत जाइए। कमरे में पंखे की आवाज और तेज हो गई। आराध्या समझ चुकी थी, मामला सिर्फ गुमशुदगी का नहीं था, कुछ छुपाया जा रहा था। आराध्या अपने घर में काफी सोच में पड़ गई थी। कुछ तो है, कुछ तो गड़बड़ी लग रही है। रात को अपने क्वार्टर में आराध्या ने तीनों लड़कियों के घरों का नक्शा बनाया। तीनों घर गांव के बाहरी हिस्से में थे और उनके घरों के पास था एक पुराना बंद पड़ा गोदाम। गोदाम वर्षों से कागजों में बंद था, लेकिन वहां अक्सर रात में हलचल देखी जाती थी। अगली सुबह आराध्या वह रानी के घर गई। कमरे में सब कुछ व्यवस्थित था। किताबें खुली, पानी का गिलास आधा भरा। यह भागने का दृश्य नहीं था। बिस्तर के नीचे उसे एक मुड़ा हुआ कागज मिला। उस पर कांपते हाथों से लिखा था मदद। उसकी उंगलियां ठंडी पड़ गईं। आराध्या जान गई कि रानी खुद से भागी नहीं थी, जरूर इसमें कोई साजिश है। रानी की मां ने रोते हुए स्वर में कहा, लगता है हमारे गांव पर किसी बुरी आत्मा का साया है। आराध्या ने शांत स्वर में कहा, आप फिक्र मत कीजिए, रानी जरूर मिल जाएगी। मामला काफी पेचीदा था, उसे एक एक कदम फूंक फूंक कर लेने पड़ेंगे। आराध्या ने आधिकारिक तौर पर केस नहीं खोला। वह जानती थी एसपी उसे रोक देगा, इसलिए उसने गुप्त जांच शुरू की। रात में एक विश्वसनीय कांस्टेबल के साथ वह गोदाम के पास पहुंची। गोदाम बाहर से जंग लगा और वीरान दिख रहा था, लेकिन अंदर से हल्की आवाजें आ रही थीं, जैसे कोई सिसक रहा हो। अचानक पीछे से दरवाजा बंद हो गया। अंधेरा। बाहर से आवाज आई, मैडम, ये जगह आपके लिए नहीं है, आप चली जाए यहाँ से। वह एसपी का खास आदमी था। यह सीधी चेतावनी थी। आराध्या समझ गई थी गोदाम में कुछ तो गैरकानूनी हो रहा है, लेकिन अभी कुछ किया तो बात बिगड़ जाएगी। आराध्या वहां से चली गई। गांव वालों की चिंता और बढ़ती जा रही थी। वो सब आराध्या से काफी उम्मीद रखते थे। कुछ दिन बाद एक अज्ञात व्यक्ति आराध्या के पास घबराते हुए आया।
उसने कहा, मैडम इस गांव के साथ बहुत बुरा हो रहा है। मैडम लड़कियों को रात में ट्रक में भरकर बाहर भेजा जाता है। आराध्या चौंक गई। क्या? हाँ मैडम, लेकिन कहाँ? आराध्या ने पूछा। शहर, फिर शायद सीमा पार। आराध्या की सांस रुक गई। यह काफी गंभीर मामला है। आराध्या रात भर सोचती रही। बेचारी लड़कियां, कोई ऐसा कैसे कर सकता है? आराध्या ने पुराने कॉल रिकॉर्ड्स निकलवाए। गोदाम के आसपास एक ही नंबर बार बार सक्रिय था। वह नंबर एसपी के ड्राइवर का था। उसने और गहराई से जांच की। बैंक ट्रांजैक्शन, शेल कंपनियां, नकली एनजीओ, सब एक ही नेटवर्क से जुड़े थे और उस नेटवर्क के ऊपर विक्रम चौहान का नाम था। उसका सिर घूम गया। जिस अधिकारी को कानून की रक्षा करनी थी वही अपराध का सरगना था। एसपी विक्रम को भनक लग गई थी। वो जानता था कि आराध्या ने गुप्त जांच की शुरुआत कर दी है। एसपी विक्रम ने दबाव बढ़ाना शुरू किया। उसने आराध्या से कहा, आपके खिलाफ शिकायत आई है, आप अधिकार सीमा पार कर रही हैं, ट्रांसफर की फाइल तैयार है। आराध्या हर वार सहती रही। उसने तय किया था कि वो गांव के पीड़ित परिवारों को न्याय दिला के रहेगी। रात को वह अपने कमरे में अकेली बैठती, खुद से सवाल करती, क्या मैं सिस्टम से लड़ पाऊंगी? लेकिन हर बार उसे रानी की माँ की आंखें याद आती और गांव वालों के गंभीर चेहरे उसके सामने आ जाते और वह फिर खड़ी हो जाती थी। पीड़ितों को न्याय दिलाना ही मेरा कर्तव्य है। आराध्या ने अपना एक गुप्त नेटवर्क बना लिया था जो गांव में होने वाली हर हलचल पर बारीकी से नजर रख रहे थे। एक शाम उसने देखा एसपी और स्थानीय विधायक की गुप्त मुलाकात। विधायक का बेटा पहले भी कई आपराधिक मामलों में शामिल था। आराध्या ने इसी नेटवर्क से जुड़े सभी लोगों की बारीकी से जांच की। अब सब साफ हो रहा था। गिरोह को राजनीतिक संरक्षण प्राप्त था। लड़कियों को नौकरी और पढ़ाई का झांसा देकर उठाया जाता, फिर शहरों में बेच दिया जाता। गांव में भागकर शादी की कहानी फैला दी जाती ताकि किसी पे कोई शक न कर सके। आराध्या ने राज्य स्तर पर एक विश्वसनीय अधिकारी से संपर्क किया। उनको हकीकत बताकर अपने विश्वास में लिया। सबूत तैयार थे, ऑडियो रिकॉर्डिंग, बैंक स्टेटमेंट, गवाह। एक गुप्त ऑपरेशन की योजना बनी। तारीख तय हुई, रात के 2 बजे। गोदाम के बाहर पुलिस की टीम छुपी थी। अंदर से ट्रक की आवाज आई। दरवाजा खुला। 4 लड़कियां बेहोशी की हालत में बाहर लाई जा रही थीं। आराध्या ने संकेत दिया, रेड! अफरा तफरी मच गई। एसपी खुद वहां मौजूद था। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन इस बार घेरा पूरा था। आराध्या ने एसपी को पकड़ लिया। आराध्या ने कहा, अब तेरा खेल खत्म सर। एसपी विक्रम की उसकी आंखों में पहली बार डर था। आराध्या ने कहा, ले जाओ इसे। अगली सुबह मीडिया में खबर फैल चुकी थी। जिला एसपी मानव तस्करी रैकेट में गिरफ्तार। गांव में सन्नाटा था। लोगों को यकीन नहीं हो रहा था। जिन पर भरोसा था वही गुनहगार निकले। रानी और बाकी लड़कियां सुरक्षित थीं, कमजोर लेकिन जिंदा। रानी अपनी माँ से लिपटकर रो रही थी। आराध्या दूर खड़ी थी। उसकी आंखों में संतोष था, लेकिन मुस्कान नहीं। वह जानती थी यह लड़ाई खत्म नहीं हुई। सिस्टम में ऐसे कई चेहरे छुपे हैं, लेकिन आज एक गांव बच गया। आराध्या ने ठान लिया कि वो पूरे राज्य में फैले हुए इस रैकेट की तह तक जाएगी और गरीबों को न्याय दिलाऊंगी। एक सच सामने आया और एक वर्दी ने अपनी कसम निभाई। शाम का सूरज गांव पर ढल रहा था। आराध्या चौपाल के पास खड़ी थी। बच्चियां स्कूल जा रही थीं। हवा में डर की जगह उम्मीद थी। वह आसमान की ओर देखती है, धीरे से फुसफुसाती है, जब तक मैं हूँ कोई बेटी यूं गायब नहीं होगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। आपको ये कहानी कैसी लगी और क्या आप चाहते हैं कि आराध्या पूरे राज्य में चलते हुए इस रैकेट का पर्दाफाश करे? कमेंट में हमें जरूर बताइए। और ऐसे ही जज्बे, संघर्ष और जिंदगी बदल देने वाली कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।